हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ फिर आपके सामने हाजिर हैं। जिन लोगों का फ्रेंड्स आज एग्जाम था उन लोगों ने देखा होगा कि आज सिलेबस से कितने क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए हैं और अधिकतम क्वेश्चंस तो फ्रेंड्स बाहर से आए हैं। तो उन लोगों को जो है फ्रेंड्स उन्होंने वहाँ पर अंदाज़ा लगाया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं, तो उसी आधार पर सिलेबस से थोड़ा बाहर से भी लाए हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते फ्रेंड्स आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है। यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स, सभी को पता है, तो द्वितीय नियम क्या होता है न्यूटन का, F बराबर ma। तो अगर यहाँ पर हमें जो है बल और द्रव्यमान दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, त्वरण इस नियम से द्वारा त्वरण निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए F बराबर ma होता है, तो हमें क्या निकालना है, त्वरण कैसे निकाल सकते हैं, त्वरण A बराबर F अपॉन m से हम जो है त्वरण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु का त्वरण हम ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए, समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आज इससे एक संबंधित क्वेश्चन आया था, सोनार। तो सोनार वहाँ पर उसका राइट आंसर था। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, क्या पता नेक्स्ट जो एग्जाम है उसमें भी ये आ जाए। तो जिन लोगों का 17-18 को है, क्या पता उसमें भी ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको ये थोड़ा इसको ध्यान से देखना है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न क्या कर रहा है, समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो देखिए क्या करता है, पराश्रव्य तरंगें उच्च आवृत्ति की होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पराश्रव्य तरंगें उच्च आवृत्ति की होती हैं और इनका उपयोग जो है समुद्र के जल में जो छिपी वस्तु का पता लगाने में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन को देखिए पहले, यौगिक में उपस्थित तत्व के परमाणु की संख्याओं के सरलतम अनुपात को क्या कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यौगिक में उपस्थित तत्व के परमाणु की संख्याओं के सरलतम अनुपात को क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो फिर इसका जो राइट आंसर है 59 का ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं यौगिकों में उपस्थित तत्व के परमाणु की संख्याओं के सरलतम अनुपात को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा सा इसको समझें, वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या के सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं, हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि वेग स्थिति संबंध व्यक्त करने के लिए समीकरण आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको जो है ये समीकरण भी याद होनी चाहिए। तो ये समीकरण आपको वहाँ पर न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन सी की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर फ्रेंड्स, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। वेग स्थिति संबंध व्यक्त करने के लिए इस समीकरण का यूज होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए ये भी केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहता है, निलंबन और कोलाइडी विलयन में समानता है। तो देखिए निलंबन और कोलाइडी विलयन में क्या समानता है। तो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपने देखा होगा 9th में जो चैप्टर है दूसरा चैप्टर है, तो आप वहाँ पर देखना इनको। तो निलंबन और कोलाइडी वहाँ पर दे रखा है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इसमें समानता है, तो क्या समानता है इन दोनों में। तो 61 का आप हमें आंसर बताइएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है, ये दोनों क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स अगर हम इसको समझें, निलंबन और कोलाइडी विलयन दोनों क्या है, एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। और निलंबन के कणों का आकार फ्रेंड्स क्या होता है, 10 की घात -5 सेमी, यानी कि 10 की पावर -5 सेमी जो होता है, ये निलंबन के कणों का आकार होता है। और ये इससे भी अधिक हो सकता है थोड़ा। तो फ्रेंड्स, अथवा ये कण क्या होते हैं, आंखों से देखे जा सकते हैं, जबकि कोलाइडी विलयनों के कणों का आकार फ्रेंड्स निलंबन कणों की अपेक्षा छोटा होता है। तो निलंबन को एक जगह रखने पर विलेय के कण फ्रेंड्स तल में बैठ जाते हैं, अथवा इन्हें फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, छानन विधि द्वारा पृथक इनको
किया जा सकता है, जबकि कोलाइडी विलयन में जो विलेय के कण होते हैं फ्रेंड्स, उनको छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। तो आपको ये पॉइंट डायरेक्टली याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोनों क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं, निलंबन और कोलाइडी विलयन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पर देखिए ये भी एनसीईआरटी से है, धुआं है। देखिए धुआं है, अब आपको यहाँ पर बताना है 62 का आंसर। तो ऑप्शन बी की बात करें, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोयले के कणों का वायु में कोलाइडी विलयन, ये बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए धुआं ठोस एरोसोल का एक क्या है, उदाहरण है। अर्थात फ्रेंड्स अगर हम देखें तो इसमें प्रक्षेपण माध्यम क्या है, वायु है, परंतु प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है, ठोस, यानी कि अर्थात कार्बन के कण होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोयले के कणों का वायु में कोलाइडी विलयन, धुआं क्या है, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही था, ऑप्शन बी। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन आ गया है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए फ्रेंड्स आज एक क्वेश्चन आया था, कार्बन के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन्स की कितनी संख्या होती है, वहां पर आपसे पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसी टाइप का क्वेश्चन वहां पर देखने को मिल सकता है। तो 63 का आंसर आप मुझे बताइए कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए 0 होगा, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है ना। तो 1 होता है हाइड्रोजन परमाणु का क्रमांक, और द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। किसी नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक से दर्शाया जाता है फ्रेंड्स। और अथवा फ्रेंड्स अगर हम बात करें हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0 होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो आपको बताना कि संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो बताना है 64 का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोसेल व लुईस, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इंपोर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, आ सकता है, तो आपको इसको डायरेक्टली याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या करा उसको समझते हैं पहले कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। वो ऑप्शन सी है, कौन थे, कासेल व लुईस। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अगर थोड़ा इस बात करें, देखिए फ्रेंड्स कासेल और लुईस ने सन 1916 में, कब क्या था, 1916 में संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया फ्रेंड्स। और इस सिद्धांत के अनुसार जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं फ्रेंड्स, और क्योंकि यह संरचना स्थायी होती है। और संयोजकता के इस सिद्धांत को उन्होंने अष्टक सिद्धांत भी कहा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है, कौसेल व लुईस जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1916 में उन्होंने इस संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, कौसेल लुईस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पर, क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कहा गया है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए कहता है वस्तु का वेग 0 है, ऑप्शन बी कहता है वस्तु एक समान चाल से चल रही है, ऑप्शन सी कहता है वस्तु का त्वरण अचर है, ऑप्शन डी कहता है वस्तु का वेग एक समान है। तो फ्रेंड्स 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की बात करें, वस्तु एक समान चाल से चल रही है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए फ्रेंड्स 65 का अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा प्राप्त होती है, और दूरी समय ग्राफ के ढाल द्वारा वस्तु की चाल को व्यक्त किया जाता है फ्रेंड्स। और जो होता है वस्तु एक समान चाल से ये गति करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए आज एक क्वेश्चन और आया था यहाँ पर कि त्वरण क्या है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, वहां पर पूछा गया था। तो आज के पेपर में जो 16 जुलाई को हुआ था, तो यहाँ पर क्वेश्चन आया कि त्वरण का मात्रक लिखिए। तो फ्रेंड्स आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि त्वरण का मात्रक आपको बताना है। तो 63 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है त्वरण का मात्रक होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिएगा क्वेश्चन कहता है जब एक बस अचानक चलती है तब बस में बैठे यात्री गिर पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताना है, जब अचानक बस चलती है तब बस में बैठे यात्री गिर पड़ते हैं, तो कहाँ को गिरते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है बस के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में, ऑप्शन बी कहता है वस्तु के चलने की दिशा में, ऑप्शन सी कहता है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है, बस के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में क्या होता है, आदमी जो है यहाँ पर जो बैठा रहता है उसमें, तो क्या होता है उसके विपरीत दिशा में क्या कहता है, गिर पड़ता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब किसी वस्तु द्वारा तो यहाँ पर 67 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो क्या होता है, जब बस अचानक चलती है तब बस में बैठे यात्री क्या होते हैं, बस के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में क्या होते हैं, गिर पड़ते हैं। क्योंकि जब बस विराम अवस्था में होती है
तब यात्री भी विरामावस्था में होते हैं। जब बस अचानक चलती है तो यात्री के शरीर का जो निचला भाग होता है गति में आ जाता है और परंतु ऊपर जो भाग स्थिर अवस्था में रहता है, जिस कारण यात्री पीछे की ओर ये क्या करते हैं, गिर जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, चौथाई हो जाएगा, आधा रह जाएगा, दो गुना हो जाएगा। तो 68 का राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है तो वह ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक कार्य करता है, परंतु अधिकतम नहीं, कोई कार्य नहीं करता। ऑप्शन डी कहता है अधिकतम कार्य करता है। तो आपको बताना है कि एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको क्या होता है, विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो 69 का आप हमें आंसर बताइए। ऑप्शन सी की बात करें तो कोई भी कार्य नहीं करता है, क्योंकि कोई कार्य नहीं हो रहा है, विस्थापित नहीं हो रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो है कोई कार्य नहीं करता, ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पर सी जो है कोई कार्य नहीं करता, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं पहले। क्वेश्चन यहाँ पर है, जब हम किसी वस्तु को कमानीदार तुला से लटकाते हैं तो हम क्या ज्ञात करते हैं? जब हम किसी वस्तु को कमानीदार तुला से लटकाते हैं तो हम क्या ज्ञात करते हैं? तो 70 का राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भार। क्या करते हैं? भार करते हैं, भार तो नापते हैं। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। देखिए कमानीदार तुला द्वारा किसी वस्तु का भार जो है ज्ञात होता है। भार वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। ये भी आपको याद होनी चाहिए। जो भार होता है वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? गुणनफल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। क्वेश्चन कहता है, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा इंजन द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ऊष्मा इंजन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है 71 का। देखिए ऊष्मा इंजन द्वारा जो होता है ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है 72 का आप राइट आंसर बताइए। यांत्रिक तरंग का उदाहरण है, तो यांत्रिक तरंग का उदाहरण आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी की बात करें बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्वनि तरंग क्या होती है? यांत्रिक तरंग होती है, ये आपको बताना होना चाहिए। तो ध्वनि तरंग क्या होती है? यांत्रिक तरंगों का एक उदाहरण है, क्योंकि इनमें जो होता है संचरण हेतु क्या है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यांत्रिक तरंग इसका जो उदाहरण होगा वो ध्वनि तरंग है, ऑप्शन डी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहता है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? 73 का आप राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी की बात करें घनत्व, बिल्कुल राइट आंसर है, घनत्व है। किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए क्या होता है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को फ्रेंड्स घनत्व कहते हैं, और इसका जो असाई मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। घनत्व का क्या होता है? मात्रक होता है, आपको याद रखना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किसमें अणु की संख्या अधिकतम है? तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि अणु की संख्या सर्वाधिक किसमें है। 4 ऑप्शन देखे हैं, तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन सी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 74 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है यहाँ पर, अगर हम इसको इनका जो यहाँ अणुओं की संख्या को निकालें हैं तो यहाँ पर क्या होता है, द्रव्यमान ग्राम में लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम है, वो होता हमारा ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। देखिए फ्रेंड्स अगर हम सभी को निकालें तो निकालने का मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। क्या होता है कि अगर हम किसी के अणुओं की संख्या को निकालते हैं तो देखिए द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, बट्टे अणुभार इनटू n। तो आप इससे जो है इन अणुओं की संख्या को निकाल सकते हैं। तो हमने जो है इनको निकाला, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी के लिए निम्नलिखित के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात आती है कि आधुनिक आवर्त सारणी के लिए निम्नलिखित के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन कहता है पी ब्लॉक के 6 स्तंभ है क्योंकि पी कोष के सभी कक्षक भरने के लिए अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी कहता है डी ब्लॉक में 8 स्तंभ है क्योंकि डी को उपकोष को जो डी उपकोष के जो कक्षक है उनको भरने के लिए अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी कहता है प्रत्येक ब्लॉक में स्तंभों की संख्या उस उपकोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन डी कहता है तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरते समय अंतिम भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन का उपकोष उसके द्विगंशी क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स, चारों में से आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 75 का आप मुझे राइट आंसर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शनों में से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट है कि डी ब्लॉक के 8 स्तंभ है क्योंकि डी उपकोष में कक्षक भरने के लिए अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ये क्या है, सबसे ये जो है सही कथन नहीं है। तो सही कथन कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ये कथन वाला हमारा इनमें से जो है कथन कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पर ये सही नहीं है कथन। ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप देखिए क्या होता है, अगर हाँ थोड़ा समय अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं फ्रेंड्स, क्या होता है इसमें डी ब्लॉक में 10 स्तंभ होते हैं। डी ब्लॉक में क्या होते हैं, 10 स्तंभ होते हैं। कितने, 10 स्तंभ होते हैं क्योंकि डी उपकोष में कक्षक भरने के लिए अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। से सभी कथन जो हैं ये सत्य हैं, लेकिन ये वाला जो डी है ऑप्शन बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें 8 स्तंभ नहीं होते, इसमें 10 स्तंभ होते हैं। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अणु में सर्वाधिक ध्रुवीय संयोजी बंध हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस अणु में सर्वाधिक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध हैं। तो 76 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें HCl बिल्कुल राइट आंसर है। HCl यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है, परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बढ़ने के साथ सहसंयोजी बंध का ध्रुवीय लक्षण बढ़ता है। अतः अगर देखें तो H बॉन्ड Cl तो जो है इसमें क्या है, सर्वाधिक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, HCl। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन आता है सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो आपको बताना है 77 का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी की बात करें, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए क्या होता है, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए फ्रेंड्स यह आवश्यक नहीं है कि वह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। तो यहाँ पर सी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण है। तो ऑप्शन ए कहता है 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करके 44 ग्राम CO2 का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी कहता है 12 ग्राम कार्बन को निर्वात में गर्म किया जाता है तो भार में परिवर्तन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो ही ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो 78 का तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए 12 ग्राम कार्बन परमाणु 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करके 44 ग्राम CO2 का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, C+O2 अगर देखें तो CO2, तो C यहाँ पर अगर हम बात करें C+O2 बराबर क्या बन रहा है, CO2। C यहाँ पर देखिए 12 ग्राम है और O2 कितना है, 32 ग्राम है, तो बराबर क्या बन रहा है, 44 ग्राम बन रहा है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान, ये इसका अभिकारक ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। तो यहाँ पर 12 + 32 = क्या होता है, 44। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अथवा फ्रेंड्स अगर बात करें यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ आ जाएगा। देखिए क्या कहा मैंने, C+O2 = CO2। देखिए कार्बन में कितने परमाणु यहाँ पर, आप कार्बन में कितने होते हैं, 12 प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं, वो होते हैं ऑक्सीजन में 32, तो बराबर क्या हुआ, 44। तो यहाँ पर 44 हुआ। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान, ये इसका क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम होता है। और यह द्रव्यमान संरक्षण नियम की जो है ये पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद में बराबर मिल रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं।
क्षार धातुएं संबंधित हैं, तो क्षार धातुएं किस ब्लॉक से संबंधित हैं? 80 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, एस ब्लॉक से। देखिए आवर्त सारणी में प्रथम जो ग्रुप प्रथम और द्वितीय समूह के जो तत्वों को जो है एस ब्लॉक तत्व में इनको रखा गया है। तो पहला और जो दूसरा समूह है उसमें एस ब्लॉक तत्व हैं। तो एस ब्लॉक तत्व हैं, तो प्रथम समूह के तत्वों को क्षार धातुएं और द्वितीय समूह के तत्वों को फ्रेंड्स क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। और तो फ्रेंड्स अगर बात करें क्षार धातुएं प्रथम समूह और एस ब्लॉक के ये तत्व हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, एस ब्लॉक। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका आकार बड़ा है? देखिए निम्न में से आपको किसका आकार बड़ा है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर है, ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ने के कारण तत्वों का आकार भी बढ़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु जल योजित लवण देती है? तो आपको बताना है कि निम्न से कौन सी धातु है जो जल योजित लवण देती है। 82 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, लिथियम। फ्रेंड्स क्या होता है, क्षार धातु आयनों में लिथियम सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा है। तो क्षार धातु आयनों में क्या है, लिथियम से सबसे छोटा है, ऑप्शन नंबर ए ये सबसे छोटा होता है। अतः फ्रेंड्स अन्य क्षार धातुओं की अपेक्षा इसका जो होगा जल योजन क्षमता भी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है क्या होता है जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक के कणों को मिलाया जाता है? तो आपको बताना है कि क्या होता है जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक के कणों को मिलाया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए कहता है हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी कहता है क्लोराइड गैस और हाइड्रोक्साइड का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी कहता है जिंक लवण और पानी का उत्पादन होता है। ऑप्शन डी कहता है कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो फ्रेंड्स 83 का आप राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए की बात करें बिल्कुल राइट होगा। देखिए हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड का उत्पादन होता है अगर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक के कणों को साथ इनको मिलाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो 84 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी की बात करें फ्रेंड्स, एसिटिक अम्ल बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या होता है, सबसे दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है फ्रेंड्स, वह अम्ल जो अम्ल में फ्रेंड्स मिलने पर पूरी तरह एच पॉजिटिव आयन और ऋणात्मक आयनों में नहीं बदलते हैं अथवा फ्रेंड्स पूर्ण आयनीकृत नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 84 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखेगा अधिक क्वथनांक वाले यौगिकों में क्या होते हैं? तो अधिक क्वथनांक वाले यौगिकों में होते हैं। ऑप्शन ए कहता है विद्युत संयोजक बंध, ऑप्शन बी कहता है सहसंयोजक बंध, ऑप्शन सी कहता है हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना कि अधिक क्वथनांक वाले यौगिकों में होता है 85 का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स 85 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विद्युत संयोजी बंध। विद्युत संयोजक बंध क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए अधिक क्वथनांक वाले यौगिकों में क्या होता है, विद्युत संयोजक बंध होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इन यौगिकों में विपरीत आवेशित आयन प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होती है आप हमें बता सकते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों का कल को एग्जाम है उनको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। एग्जाम को ध्यान से और सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। कोई यहाँ पर जो वीडियो में है आप उनको एक बार देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं।